हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो हम आज देख लेते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो हम अप्रैल का करंट अफेयर जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हमने अभी तक जो है पहला लेक्चर जो है वो हमने कंप्लीट कर दी। ये अब आपका जो है वो सेकंड लेक्चर रहेगा। तो अब सेकंड लेक्चर में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशंस फॉर यूपीएससी, ये आपका पहला आर्टिकल रहेगा। और सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग, इसके बारे में देख लेंगे। फिर हम एक गमोसा के बारे में देख लेंगे। फिर उसके बाद एक हमारा अर्थक्वेक के बारे में आएगा। फिर हमारा लास्ट जो होगा वो आइंस्टाइन टाइल के बारे में आएगा। तो यहाँ से हमारा आज की जो डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट हम स्टार्ट पहले गमोसा से करते हैं, ठीक है। ये वाले आर्टिकल से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले गमोसा की मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, क्योंकि क्या होता है मैं आपको पिक्चर दिखाना जो है वो भूल जाता हूँ। बड़ी बार ऐसा होता है कि आपको पिक्चर दिखानी होती है बट पिक्चर जो है वो रह जाती है। तो इसलिए चलो पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ गमोसा की पिक्चर जो है वो क्या है। ये देखो, ये है जी गमोसा, ठीक है। पहले पिक्चर देख लो, पिक्चर देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद हम आर्टिकल के ऊपर आते हैं। देख ली? चलो वापस आओ आर्टिकल के ऊपर। ये देखो, यहाँ पे हम गमोसा की अगर हम बात करें तो गमोसा जो है वो न्यूज़ में जो है वो क्यों आ गया है। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे कि असम के लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है। तो असम के लोगों ने प्रोटेस्ट जो है वो क्यों किया, उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे क्या किया गया जी, ये आ गया हमारा गमोसा, जो असम जो है उनके आइडेंटिटी के बारे में जो है पता चलता है। ये एक किस्म का आप क्लॉथ बोल सकते हो, जो उनका ट्रेडिशनल क्लॉथ है। इससे जो है असामीज जो है उनकी एक आइडेंटिटी के बारे में जो है वो पता चलता है। तो ये जनरली इस गमोसा का वो यूज़ करते हैं। जनरली जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो इस गमोसे को या तो फिर वो अपने जो है वो सिर में बांध लेते हैं, या फिर अपनी वेस्ट में जो है कमर में जो है ये बांध लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो, तो जनरली ये लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ ये बोला गया गमोसा जो है, इसको जो क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया गया, फिर मिक्स कर दिया गया। किसके साथ? इसको मिक्स कर दिया गया बंगाली गमछा के साथ। तो बंगाली का जो गमछा है उसको मिक्स कर दिया गया किसके साथ? गमोसा के साथ। तो हम ये बोलेंगे जिसके कारण क्या हुआ कि असामीज जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उनकी आइडेंटिटी के ऊपर एक किस्म की ये मतलब कि उन्होंने अटैक किया। तो मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि जो उनका असम का जो गमोसा है उसमें ये इन्होंने ये मिक्स किया बंगाली गमछा। तो ये मतलब कि यहाँ से जो है कंट्रोवर्शियल जो है ये मैटर जो है पहुंच गया। तभी हम देख रहे हैं कि असम के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसकी कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोली, असामीज जो है वो ये फील कर रहे हैं कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो गई है, ठीक है ना, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर एक किस्म का हमला किया गया। तो आप ये देख सकते हो गमोसा जो है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी के बारे में जो है एक बताता है, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि आप गमोसा को जो है बंगाली गमछा के साथ जो मिक्सिंग जो है वो ना करो, हमारी ओरिजिनल क्लॉथ है इसको ऐसे ही रहने दो जैसा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गमोसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो असम में जनरली ये गमोसा जो है ये पाया जाता है। जीआई टैग भी इसको मिल चुका हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसको 13 दिसंबर 2022 में जीआई टैग जो है वो दिया गया था, ये भी याद रखो। फिर हम बात करते हैं इसको फुलम गमोसा के नाम से भी जाना जाता है। लिटरली अगर हम बात करें, ये एक किस्म का टॉवल होता है, आप ये बोल सकते हो ये एक टॉवल होता है। तो आप टॉवल तो मतलब टॉवल का काम तो नहीं करेगा, बट हम ये बोलेंगे इसकी अगर आप फीचर देखोगे ना, दिखने में बिल्कुल एक किस्म का आपको टॉवल की तरह ही दिखेगा। तो असामीज जो है जनरली इसका जो है वो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ, डे टू डे अफेयर्स में जो है इसी जो है इसका जो है गमोसा का जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि थोड़े और जाने। रेड कलर का ये क्लॉथ होता है, ठीक है, रेड बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, आपको दिखाया मैंने पिक्चर में। फिर हम देखते हैं कि जनरली फार्मर्स और फिशरमैन जो हैं ये इनको बांधते हैं अपनी कमर में, अपने हेड में, सिर में, और फिर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था जी आपका गमोसा के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। पहले मैं आपको वही आर्टिकल्स करवाऊंगा जो जिनकी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो पहले पिक्चर्स वाले आर्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं पिक्चर जो है भूल जाता हूँ। पहले भी आपको पिक्चर्स मैंने दिखानी थी, कुछ आर्टिकल्स की पिक्चर दिखाना जरूरी बन जाता है। तो इसलिए पहले हम पिक्चर्स वाले आर्टिकल कर लेंगे, उसके बाद हम वो वाले आर्टिकल्स को पकड़ेंगे जिनमें पिक्चर्स वगैरह जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गमोसा के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे आइंस्टाइन टाइल। पहले इसकी पिक्चर देख लो, आइंस्टाइन पिक्चर, इसकी आइंस्टाइन टाइल की पिक्चर देख ले। ये देखो जी आइंस्टाइन टाइल, ये टाइल है बेसिकली। तो जनरली वही टाइल जो आप घरों में जो यूज़ करते हो, ये वैसी टाइल है। यहाँ पे मतलब कि आप देखोगे आपको रिपीटेटिव पैटर्न जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जनरली जो आप अपने किचन्स में या बाथरूम में जो आप टाइल यूज़ करते हो वो कैसी होती है, वो टाइल्स आपकी ऐसी होती है, रेगुलर पैटर्न होता है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, एक रेगुलर पैटर्न में जा रहा है ना। तो कहीं पे बीच में हमें यहाँ पे जो है वो गैप भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी जो है वो गैप देखने को मिलता है। कभी
देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हल्का सा गैप हल्का सा देखने को मिलता है, हल्का सा गैप देखने को मिलता है। तो ये सारे गैप्स को जो है वो हमें खत्म करना है। ये सारे जो रिपीटेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं, इस रिपीटेटिव पैटर्न को रेक्टेंगल टाइप की आ रही है, रेक्टेंगल टाइप की आ रही है, रेक्टेंगल टाइप की आ रही है, सेम वैसे ही। तो ये रिपीटेटिव पैटर्न जो है इसको खत्म करना है। या फिर टाइल्स कैसी होती है, रेक्टेंगल में होती है, या तो स्क्वायर में कोई लगाता है अपने बाथरूम से किचन में, स्क्वायर में रेपिटेटिव हो रही है, बिल्कुल रेपिटेटिव हो रही है, और बीच में गैप्स वगैरह भी जो है इसके हो जाते हैं। तो मिल गया, गैप्स को खत्म करना है, रेपिटेटिव पैटर्न को खत्म करना है, तो उसके लिए हमने ये आइंस्टाइन टाइल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, इसको मैंने डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, देखो यहाँ पे रेगुलर पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो किस टाइप से ऐसे किया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे क्या हुआ है, थोड़ी आपको थोड़ी पोजीशन जो है टाइल्स की जो है वो चेंज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये वाली चीज ऐसे है ना, यहाँ पे ये चीज ऐसे है। तो अब देखने को मिल रहा है कि आपको जो है वो एक का सेम पैटर्न जो है वो टाइल्स का नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा, और जो बीच में गैप वाली समस्या थी वो भी खत्म हो गई, सारी स्पेस जो है पूरी तरीके से फिलअप हो गई है। तो हम ये बोलेंगे तभी जाके हमारी ये टाइल जो है ये न्यूज में आ गई है। इसके बारे में देख लेते हैं आर्टिकल। तो ये देखो, यहाँ पे हम देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे वही मैंने आपको बोला, बाथरूम्स में किचन्स में आप क्या करते हो, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप की टाइल होगी, या फिर आपकी ऐसे स्क्वायर टाइप की टाइल होगी, या फिर ऐसे स्क्वायर टाइप की टाइल होगी, या रेक्टेंगल टाइप की टाइल आप जो है वो अपने बाथरूम्स में लगाते हो, यूज करते हो, किचन में यूज करते हो, जिसमें हम क्या देखने को मिलता है कि रेगुलर पैटर्न जो है आपको रिपीटेटिव पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। सेम पैटर्न, रेक्टेंगल है तो सारा रेक्टेंगल, स्क्वायर है तो सारा स्क्वायर, है ना, तो रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपको बीच में जो है इसके गैप्स वगैरह देखने को मिलता है। तो हम ये बोलेंगे पूरी तरीके से जो स्पेस है उनकी फिलिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। तो अब यहाँ पे तभी हमारे साइंटिस्ट जो हैं, चार साइंटिस्ट हम बोलेंगे, फोर साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक डिस्कवरी की है, ये एक टाइल लेकर आए, एक नई तरह की टाइल है जिसमें रेपिटेटिव पैटर्न जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। आपको पिक्चर में मैंने दिखा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे यही देखा गया कि रिपीटेटिव पैटर्न नहीं होगा, जो स्पेस बच रही है वो स्पेस को पूरी तरीके से जो फिलअप कर दिया जाएगा। तो अंटायर स्पेस जो है वो टाइल से जो है वो कवर कर दी जाएगी। तो इस टाइल को जो डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, अगर यहाँ पे बोला गया टाइल को जो है वो डिस्कवर जो किया गया है आइंस्टाइन टाइल को, इसका हम बोलते हैं कि इसको एक और नाम रखा हुआ है, इसको बोलते हैं द हैट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस टाइल को अगर आप जनरली देखो तो उसकी 13 साइड्स होती है। अब गिनने मत बैठना, यहाँ पे बस यही बोला कि इसकी 13 साइड्स पर याद कर लो ये चीज को, कि ये जो टाइल है इसकी आपको 13 साइड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। और फिर ये बोला गया कि ये टाइल इस हिसाब से है कि इसकी शेप इस हिसाब से बनाई गई है कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो कवर कर देती है, बिना ओवरलैपिंग के, बिना कोई गैप छोड़े हुए, बिना रेपिटेटिव पैटर्न के। तो ये सारा मैंने आपको पिक्चर के थ्रू जो है वो बता दिया। फिर हम यहाँ वही भी चीज़ बोली गई, फिलिंग करती है पूरे अंटायर स्पेस को विदाउट रिपीटेटिव, बता दिया मैंने ये भी चीज़। फिर वही पीरियोडिक मोनोटाइल, मतलब कि यहाँ पे वही चीज़ की आपको पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब तो जो रिपीट होता जा रहा है, यहाँ पे अपीरियोडिक है, मतलब कि यहाँ पे रिपीटेशन वाला जो आपको कंसेप्ट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, रेगुलर पैटर्न वाला जो कंसेप्ट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज बोला। अब यहाँ पे नाम इसका आइंस्टाइन टाइल है। अब ये मत समझना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उससे इसका कोई रिलेशन है, उसका कोई लिंक है, नहीं, इसका कोई लिंक नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। बस इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन टाइल का मतलब ये हुआ है, जर्मन लैंग्वेज में अगर देखा जाए, वन स्टोन, एक ही स्टोन की जो है ये बनी हुई है, तब इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन टाइल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये था जी आपका आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, अर्थक्वेक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये बोला गया, ये जी आपके रशिया, आप मैप में देखो, ये रशिया, रशिया के साथ आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कमचटका। तो यहाँ पे कमचटका में ही जो अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला, 6.6 का मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल में मेजर किया गया है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक देखने को मिला, और ये जो कमचटका ये हमारा रशिया का ही जो है रशिया का ही जो है ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको रशिया के ईस्ट कोस्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। तो जनरली ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप जो है वो याद रख सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। चलो ये वाला देख लेते हैं, यूपीएससी वाला देख लेते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे यही बोला, कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं जिसमें ये बोला गया है कि यूपीएससी जो है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसका होता है, उसको चेंजिंग लाने की जो है वो बात की गई है। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि गवर्नमेंट को यूपीएससी में जो है थोड़े बहुत बदलाव जो है वो कर देने चाहिए। अब वो बदलाव क्या बताया गया, उसकी रिकमेंडेशंस क्या दी, ये बेसिकली रिकमेंडेशंस है, अभी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी ये रिकमेंडेशंस है, अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी तब जाके रिकमेंडेशन जो है वो फाइनल जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। नहीं, अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो रिकमेंडेशंस जो है ये खारिज हो जाएगी, जैसी है वैसे ही खत्म हो जाएगी।
ठीक है ना। तो यहाँ पे वही अब देख लेते हैं रिकमेंडेशन जो है वो क्या दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने रिकमेंडेशंस दी है। ठीक है, पहली तो रिकमेंडेशन दी ये दी गई कि जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है, आप देखते हो कि बड़ा ही ज्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा ही टाइम जो है ये ले लेता है। जनरली अगर मैं बात करूं फेब में अगर कोई इसका फॉर्म आएगा, सपोज करो फेब 2023 में इसका अगर फॉर्म निकला, आप फिल करोगे तो आपका पहले प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो फाइनल सिलेक्शन होते होते पूरे 15 महीने जो है वो लग जाते हैं। तो आप ये मानकर चलो अगर फेब में भी अगर इसका फॉर्म आता है तो 15 महीने यहाँ से अगर आप काउंट करते हो, ये 2023 ले लेते हैं, अगर आप 15 महीने काउंट करते हो तो आप ये मान के चलो नियर अबाउट मई तक जो है आपका फाइनल सिलेक्शन या फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका आ जाता है। तो मई 2023 तक, तो देख लो पीछे आपको कितने का गैप देखने को मिल रहा है, या आपको 15 महीने का जो है वो गैप देखने को मिल रहा है। कभी अप्रैल में रिजल्ट आता है या फिर कभी कभी मई में आता है, तो मई में ही आप लेकर चलो, तो 14-15 महीने का जो है पूरा गैप आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कितना लंबा जो है ये गैप देखने को मिलता है हमारा ये पूरे आईएएस की जो है पूरी सिलेक्शन होने प्रोसेस में। तो अब ये देख सकते हो कि सिविल सर्विस एग्जाम जो है इसके पूरा कंडक्ट होने में 15 महीने का जो है वो टाइम लग रहा है। इतना टाइम लग रहा है, इससे मेंटल हेल्थ जो है बच्चों की जो है वो खराब ही हो जाती है, इतनी देर तक जो है वो पढ़ते रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोला गया इस रिकमेंडेशंस के द्वारा पार्लियामेंट्री कमेटी की, उन्होंने बोला जो 15 महीने का टाइम लेते हो ना, 15 महीने के टाइम को रिड्यूस करके आप 6 महीने पे ले आओ। यानी कि 6 महीने में जो है सारा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, प्री भी हो जाना चाहिए, मेंस भी हो जाना चाहिए, इंटरव्यू हो जाना चाहिए। या आप लोगों ने देखना है कि आपने प्री कब कराना, मेंस कब कराना, इंटरव्यू मतलब कि कब करवाना है, आपका सारा प्रोसेस जो है पूरी फाइनल सिलेक्शन जो है वो 6 महीने में हो जानी चाहिए। क्योंकि बच्चे के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बड़ा ज्यादा पड़ता है, मेंटल हेल्थ उसकी खराब हो जाती है। इतने 15 महीने तक जो है वो अपने आप को जो है डेडिकेटेड रखता है एक ही एग्जाम के लिए। तो इसलिए तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि हमें क्या कर देना चाहिए, इसके जो रिक्रूटमेंट एग्जाम साइकिल है उसको हमें जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें लानी चाहिए। उसके टाइम जो टाइम टेकिंग बड़ा ज्यादा है, इसके टाइम को जो हमें कम करना चाहिए। तो वही रिकमेंडेशन एक दी गई है, और भी कई सारी रिकमेंडेशन दी है, वो सारी हम एक एक करके देखेंगे। और वो रिकमेंडेशन में ये भी बोला गया है कि यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जो भी डाटा उनसे मांगा जाए वो डाटा जो है वो सारा जो है प्रोवाइड करेगी। तो अब देखते हैं कौन कौन सी रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन से आपको सारा समझ आ जाएगा। ये देखो मैंने आपको ये बता दिया कि एवरेज टाइम टेकन कितना होता है कि एंटायर एग्जाम को करवाने के लिए, जो सीएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी सिविल सर्विस एग्जाम की, यानी कि यूपीएससी आईएएस आईपीएस के एग्जाम की। तो यहाँ पे 15 महीने पूरे लग जाते हैं। अगर फेब में भी अगर उसका फॉर्म निकलता है तो अप्रैल तक या फिर मई तक जो है इसका फाइनल सिलेक्शन आता है अगले साल के। तो देखो 15 महीने पूरे लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही देखा गया कि इससे क्या है कि मेंटल हेल्थ जो है स्टूडेंट की उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। 15 महीने तक अपने आप को मतलब कि पढ़ाई करता रहता है। अगर तो सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो 15 महीने की जो उसको ऐसा लगता है जो मैंने मेहनत की सब वेस्टेज गई। ठीक है, तो मेंटली उसके ऊपर जो है वो प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसलिए 6 महीने का प्रोसेस होगा, जो इन होगा वो इन होगा, जो आउट होगा उसको भी जो है वो गम नहीं होगा, वो आगे फर्दर जो है मूव ऑन हो सकता है। ठीक है ना। तो बेसिकली यही बोला गया कि बड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इस टाइम को जो हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। अब रिकमेंडेशन और देखते हैं क्या क्या दी गई इस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा यूपीएससी को। पहले तो बता दिया कि रिड्यूस करें एग्जाम सिलेक्शन जो साइकिल टाइम जो लगता है उसको पहले रिड्यूस कर बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं, इन्होंने ये बोला 6 महीने में जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जानी चाहिए। अगर फेब 2023 में फॉर्म निकल रहा है तो जुलाई तक मानकर चलो आप, है ना, जुलाई या फिर अगस्त तक मान के चलो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपकी हो जानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे पहली तो रिकमेंडेशन ये बोली गई, दूसरी बोली गई कि हमें क्या करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि अब जो जितने बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, सपोज करो कि बच्चों ने 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, बट एग्जाम में बैठने के लिए सिर्फ 2 लाख बच्चा ही आता है। मतलब कि जितना फॉर्म लगता है उतना बच्चा बैठने के लिए नहीं आ रहा है, उससे कई गुना कम बच्चा जो है वो एग्जाम देने के लिए आता है। अब आपको ये भी एग्जामिन करना है कि हमारा लो टर्नआउट जो है वो रेशियो क्यों बना हुआ है इतना, कि बच्चे कम पार्टिसिपेशन जो है वो क्यों हमें देखने को मिलता है, वो एग्जाम देने बहुत ही कम आते हैं, जबकि फॉर्म की फिलिंग जो है बड़ी ज़्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं, ये भी एक रिकमेंडेशन दी गई कि आपने ये भी करना है कि आपने रिवील करनी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है बच्चे भरते हैं उसका फी जो है यूपीएससी को जाता है। जो भी फी जाता है 100 रुपया जाता है जनरल कैटेगरी वाला, और जो जनरल है ओपन मेरिट है उसका 100 रुपया होता है। बाकी जो है जो रिजर्वेशन वाले उनका फ्री होता है, गर्ल्स फ्री होता है। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरेंगे, जो फी सबमिट करेंगे, अब यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो सारा डेटा जो है वो रिवील करे कि लास्ट 5 ईयर्स तक उसने कितना पैसा जो है वो फॉर्म के थ्रू है वो जो कलेक्ट किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं, ये भी एक रिकमेंडेशन दी गई। तीसरी ये दी गई कि आप आंसर की को जो पब्लिश करते हो बड़े एक लॉन्ग टर्म के आप मतलब कि लॉन्ग टाइम पे आप पब्लिश करते हो। अब जैसे प्री अगर होता है, प्री अगर सपोज करो फेब में अगर फॉर्म निकला है, प्री अगर होता है
जून में भी अगर प्री होता है तो आप उसकी जो है अगले साल जब फाइनल सिलेक्शन होती है तब जाके आप उसकी आंसर की निकालते हो प्रीलिम की, जबकि आपको आंसर की जो है वो जैसे आपका प्री होता है प्री के साथ ही आपको आंसर की जो है वो निकाल देनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चल सके उन्होंने आंसर जो है वो क्या लगाए हैं। अगर वो ना खुश हैं आंसर की से तो वो जो है फाइनली जो है वो मैटर जो है वो आगे तक लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि मतलब कि आंसर की जो है वो पहले पब्लिश कर देनी चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एक ये भी रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई कि एक्सपर्ट कमेटी जो है वो फॉर्म की जाए और उसका काम यही होगा कि हमें देखना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस एग्जाम में जो है वो दी जा रही है सबको, मतलब जो अर्बन एरियाज के और रूरल एरियाज के। ये नहीं हो कि अर्बन एरियाज के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम को अडॉप्ट करते हैं, तो वो सारे जो हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी दी जाए इन सर्विसेज में आने की, और ये बेचारे हमारे भाई लोग जो है पीछे रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि रूरल एरियाज के जो है वो हिंदी मीडियम मैक्सिमम अडॉप्ट किया होता है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी, चाहे वो अर्बन एरिया का हो जिसने इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट किया हो, जो रूरल एरिया को जो हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहा हो। तो मतलब कि सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी एक रिकमेंडेशन दी गई यूपीएससी को। फिर असेसमेंट करो सिलेबस जो भी आपने चेंज किया है लास्ट 10 साल से, ये देखो जो भी आपने सब्जेक्ट नहीं लाए, जैसे कि आपने एथिक्स को लाया हुआ है, अब ये देखो एथिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे कि एथिक्स बात कर रहा है, डोरी वगैरह जो है वो नहीं लेनी चाहिए, करप्शन वगैरह जो है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हमें करप्शन या ब्राइब वगैरह रिश्वत वगैरह जो है वो नहीं लेनी चाहिए, और जो दहेज है दहेज भी हमें नहीं लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें रहना है हमेशा। तो ये तो नहीं है बच्चे सिर्फ यहाँ पे पढ़ते ही हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ की बारी आती है तो बिल्कुल वो उसके उल्टा चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये भी चीज़ आप एनालिसिस करो, ये नहीं कि पढ़ाई सिर्फ जो है एग्जाम लेने के लिए ही रह गई है, उस पढ़ाई का वो अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें भी उसको इम्प्लीमेंट करे। तो अब यहाँ पे वो बोला कि आपको सिलेबस जो चेंज किया आपने वो 10 साल से देखो, आपने जो है सिलेबस चेंज किया वो उस पर जो है बच्चे जो है वो कितना प्रैक्टिकल सिलेबस के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो लेकर आ रहे हैं, ढाल रहे हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि ये भी बोला गया कि अब बच्चों से यूपीएससी को फीडबैक भी लेना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स वगैरह जो है वो फीडबैक देंगे कि आपको थोड़ा बहुत यूपीएससी में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट वगैरह लानी चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो फिर आप उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट वगैरह भी जो है वो लेकर आ सकते हो, जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, सीएससी के एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस के। ठीक है ना। तो अब ये रिकमेंडेशन दी है, वही चीज़ है रिकमेंडेशन दी है, अभी तक इसको रिकमेंडेशन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं की है। जब एक्सेप्ट करेगी तब जाके इंप्लीमेंट की जाएगी। जब तक एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक ये रिकमेंडेशन, अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तो रिकमेंडेशन जैसे आई थी वैसे ही खारिज हो जाएंगी। ठीक है ना। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अच्छा जी, ये तो हो गया जी आपका पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन फॉर द यूपीएससी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग के बारे में। तो नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हम बोलेंगे कि नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ट्रेडिशनल हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी, मतलब कि यही जो हमारा काऊ डंग्स वगैरह हो गया, इसी के ही यूज़ से हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, फार्मिंग करते थे, अब उन्हीं का ही जो है वो यूज़ किया जाएगा। जो केमिकल फार्मिंग करते हैं उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, उसको हम बंद कर देंगे। अब हम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर जाएंगे, वही जो हम काऊ डंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं फार्मिंग करने की, उन्हीं नेचुरल फार्मिंग का ही हम अडॉप्ट करेंगे। इससे क्लाइमेट भी हमारा जो सेफ रहेगा, क्लीन रहेगा, ग्रीन रहेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि फार्मर्स का जो बर्डन है कॉस्ट का वो भी कहीं हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले वो केमिकल्स के लिए जो है वो पैसे खर्चा करता था, केमिकल्स को जो खरीदा करता था तो उसके जेब से जो है वो पैसा जो है वो जाता था। इससे क्या होगा कि अब उसका पैसा जो है वो जेब से जो है वो नहीं जाएगा, पैसा उसके जेब में ही रहेगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, काऊ डंग्स का यूज़ कर रहा है, तो इन चीज़ों का जो है वो यूज़ कर रहा है। तभी बोला गया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये नेचुरल कर लेना, नेशनल नहीं है। ठीक है ना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो इसलिए ये लाया गया जी, यानी कि हमें जो नेचुरल चीज नेचुरल फार्मिंग हमें करनी है, हमें ये केमिकल्स वगैरह इनका यूज़ करके फार्मिंग जो है वो नहीं करनी है। अब वही जगह रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मिशन को जो है वो लॉन्च किया, तो इस मिशन की बातें वही प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग की, मोटिवेट करता है फार्मर्स को कि आपने केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है, केमिकल्स को जो है वो यूज़ नहीं करना है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका यूज़ नहीं करना है। और साथ में ये बोला गया कि फार्मर्स को मोटिवेट किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेचुरल फार्मिंग करे, और जो ये केमिकल फार्मिंग करते हैं इसको जो है बंद कर दे, जो भी कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्कीम की ड्यूरेशन देखी जाए, 2023 में स्कीम को लाया गया था, 2026 तक ये स्कीम चलेगी। और यहाँ पे यही देखा गया कि केमिकल बेस्ड इनपुट जो है, जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह इनका यूज़ करते हैं, इनको साइड लाइन करो, और काऊ डंग्स वगैरह जो है इसका यूज़ करो एज ए इनपुट के तौर पर जब भी फार्मिंग की जाए। और फार्मर्स के भी हम बोलेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, कितनी फार्मर्स को गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये 15,000 रुपया पर हेक्टर पर ईयर का जो है वो दिया जाएगा, 3 साल तक दिया जाएगा फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि असिस्टेंस जो है ये आने वाले 3 साल के लिए जो है पहले दी जा रही है, वही एक इंस्टॉलमेंट बेसिस में दी जा रही है। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि फार्मर ने जो है
3 साल की डील तो साइन कर दी, ठीक है, मैं मतलब कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ नेचुरल फार्मिंग करूंगा, केमिकल फार्मिंग नहीं करूंगा, और गवर्नमेंट ने जो है उसको 3 साल के लिए जो है 15,000 हर महीने हर साल का जो है वो देने के लिए बोला है। बट अगर ऐसा होता है कि वो 1 साल ही सिर्फ नेचुरल फार्मिंग करता है, उसके बाद जो है वो शिफ्ट कर जाता है वही केमिकल फार्मिंग के ऊपर, तो उसके जो आगे जो इंस्टॉलमेंट्स उसको मिली थी वो सारी जो है डिडक्ट कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएंगी। तो वही लिखा हुआ, इंसेंटिव गिवन ओनली व्हेन देयर इज ए कमिटमेंट फ्रॉम द फार्मर साइड की तरफ से कमिटमेंट होगी क्या मैं नेचुरल फार्मिंग करूंगा, तभी जाकर उसको पूरे पैसे जो है वो 3 साल तक जो मिलेंगे। अगर नहीं करेगा कमिटमेंट तो ये पैसे वगैरह उसको नहीं मिलेंगे, उसकी जो इंस्टॉलमेंट जो है उसको रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि वही मैंने बोला बेनिफिट ऑफ मिशन जो है, अगर मतलब कि मिशन का बेनिफिट अगर नहीं पहुंचता है तो हम ये बोलेंगे उससे इंस्टॉलमेंट बंद कर दी जाएगी, मैं बता दिया आपको ये। अच्छा, इस मिशन में ये बोला गया क्या क्या स्टेप्स जो है वो लिए गए, ये भी बोला गया है कि इस मिशन में ये बोला गया फार्मर फीड स्कूल जो है वो ओपन किए जाएंगे, क्योंकि फार्मर्स को जो अवेयरनेस वगैरह जो है वो नहीं नेचुरल फार्मिंग की, तो मतलब कि इनको इसके बारे में जो है कि जानकारी दी जाएगी, अवेयरनेस दी जाएगी कैसे नेचुरल फार्मिंग जो है वो की जाए। तो मतलब किससे क्या होगा, हमारी क्लीन ये बेसिकली हम बोलेंगे क्लीन फार्मिंग की बात करें, ग्रीन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो जिससे हमारा क्लाइमेट भी इम्पैक्ट नहीं होगा और हमारा इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी भी जो है बनी रहेगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और बोला गया इस मिशन के अंदर बायो इनपुट्स जो है, ठीक है, इनको सेटअप किया जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर BIRC, तो इसको सेटअप किया जाएगा। ऐसे बोला गया 15,000 ऐसे सेंटर्स वगैरह जो है वो सेटअप किए जाएंगे, और उन सेंटर्स में हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, काउ डंग्स हो गया, यूरिन हो गया, नीम हो गया, इनका यूज़ किया जाए, इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक यूज़ किए जाएंगे एज ए इनपुट के तौर पे नेचुरल फार्मिंग में। तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे, और साथ में तीसरी क्या चीज़ देखिए, यही फ्रीडम फ्रॉम, यही एक्सटर्नल परचेज ऑफ केमिकल। यहाँ पे ये भी बोला गया केमिकल फार्मिंग को हमने क्या बंद कर देना, बंद करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जो केमिकल्स हम बाहर से कंट्री से जो मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, वो इंपोर्ट बर्डन भी जो हमारा कम हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, फार्मर को जो पैसा इसमें खर्च हो रहा था वो पैसा भी बचेगा और हमारी कंट्री में ही रहेगा। तो इससे इंपोर्ट कॉस्ट बर्डन जो है वो रिड्यूस होता हुआ हमें जो है दिखेगा। तो अब ये देख सकते हो जी, ये था जी हमारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो यहाँ से आपके आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं पूरे। तो हमने सारे आर्टिकल्स जो है वो देख लिए, हमने आइंस्टाइन टाइल भी देख लिया, हमने अर्थक्वेक वाला भी देख लिया, और उसके बाद गमोसा भी देख लिया। फिर हमने जो है इसके बाद नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग भी देख लिया। फिर हमने ये वाला भी देख लिया, यूपीएससी की जो रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। तो ये हमने सारे आर्टिकल देख लिए। यहाँ से हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है आज की। और मैं यही चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।